Hi friends, you are very most welcome on Unique Study with Ajay। दोस्तों, मैं इस चैनल के ऊपर नेट जार फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेस चला रखा हूँ। तो आप मेरी ये सभी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज जो इन्वायरमेंट है पर्यावरण का, उसका चैप्टर 9। कौन सा? पर्यावरण का चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे आज हम यहाँ पर। तो यदि आप चैनल के ऊपर नए हो और आप मेरे रेगुलर इस तरीके के प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो बिल्कुल चैप्टर वाइज, तो प्लीज़ आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। और देखो, मेरी पहली कंडीशन ये है कि यदि आप कॉपी और किताब या पेन लेके बैठे हुए हो कि हम इसका लिखेंगे इन क्वेश्चनों को, तो प्लीज़ उनको बिल्कुल साइड में रख दो। हमें कुछ भी लिखना नहीं है, हमें केवल अभी याद करना है। और फिर आपको लगे कि इन सभी क्वेश्चंस की हमें पीडीएफ मिल जाए एक साथ, तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा जिसके कॉन्टैक्ट नंबर 7891350470 हैं, जो आपको आगे देखने को मिल जाएंगे। तो प्लीज़ आप इनको नोट्स के रूप में मत लिखो, पेन कॉपी साथ है तो उसको साइड में रख दो और इन क्वेश्चनों को अभी याद करने की कोशिश करो। ठीक है, तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर। हाँ, मैं बता दूं, ये क्वेश्चन है जो नेट जर्फ के लिए, सेट के लिए, सी टेट के लिए, टेट के लिए और रीड के लिए, इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 458वां क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है। अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है। तो पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रोजन, उसके आगे है ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, और नेक्स्ट ऑप्शन है ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑप्शन डी है सल्फर डाइऑक्साइड, सॉरी नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। N2O इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, और SO2 को सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं, CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, और यदि NO2 होता तो उसको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बताओ आप इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखो, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, कि जो अम्लीय बरसात होती है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान होता है दो गैसों का। पहला होता है नाइट्रस ऑक्साइड और दूसरी है सल्फर डाइऑक्साइड। देखो, हम इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा। एसिड रेन बोलते हैं अम्लीय बरसात को इंग्लिश में। अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रस ऑक्साइड है। ये तीन गैस हैं जो अम्लीय बरसात के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होती हैं या उत्तरदायी होती हैं। और इन जो तीनों गैसें होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, इनकी जब रिएक्शन होती है, प्रक्रिया अभिक्रिया होती है किसी भी आर्द्र पदार्थ के साथ, किसके साथ? आर्द्र पदार्थ के साथ। वो जलवाष्प भी हो सकता है, जल भी हो सकता है। और जब इनकी क्रिया होती है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे बनता है कार्बोनिक अम्ल, सल्फर डाइऑक्साइड से बनता है सल्फ्यूरिक अम्ल, और नाइट्रस ऑक्साइड से बनता है नाइट्रिक अम्ल। क्या बनता है? नाइट्रिक अम्ल बनता है। ये तीन बातें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोनिक अम्ल बन रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फ्यूरिक अम्ल बन रहा है और नाइट्रस ऑक्साइड से नाइट्रिक अम्ल बन रहा है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 459वां क्वेश्चन है, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ऑप्शन ए है कान्हा नेशनल पार्क, बी है दुधवा नेशनल पार्क, सी है राजाजी नेशनल पार्क और डी है कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो आपको यहाँ पर बताना है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, कि जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क है। देखो, इसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, और इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। और जो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसको पहले हेली नेशनल पार्क बोलते थे। कि जब इस पार्क की स्थापना हुई थी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की जब स्थापना हुई थी 1936 में, उस टाइम इसको हेली नेशनल पार्क बोलते थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बोलते हैं, और जो कि उत्तराखंड में है। ठीक है,
कान्हा नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में, उसकी स्थापना 1955 में हुई थी। दुधवा नेशनल पार्क जो कि यूपी में, उसकी स्थापना 1977 में हुई थी। और राजाजी नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में, इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। तो इन तीनों डेटों को आप बिल्कुल सही ढंग से याद करना। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में भारत का पहला नेशनल पार्क था। साथ ही साथ याद करते चलो, लिखो मत, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब भी इनको याद करो। और यदि बाई चांस आपको कंप्लीट रूप से याद नहीं हो पाता तो वीडियो की स्पीड बढ़ा के और फिर दोबारा से याद कर लो, एक बार रिवीजन कर लो, ठीक है। उसके बाद आता है वैश्विक ऊष्मन के लिए, वैश्विक ऊष्मन उत्सर्जन के कारण है। वैश्विक ऊष्मन उत्सर्जन के कारण होता है, पहली है नाइट्रोजन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड और चौथा है हाइड्रोकार्बन। तो देखो, जो वैश्विक ऊष्मन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण होता है। किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण। इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखो, जो वैश्विक ऊष्मन है उसको इंग्लिश में बोला जाता है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। क्या बोला जाता है? ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है वैश्विक ऊष्मन। और ग्लोबल वार्मिंग गैस मतलब वैश्विक उत्पन्न करने के लिए जो गैस होती हैं जिनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है, वो कौन कौन सी हैं? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है, CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जल वाष्प है और ओजोन है। ये टोटल 6 गैस हैं जिनको हम ग्लोबल वार्मिंग गैस बोलते हैं। आगे देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन 10 से 15 सालों में 40 गुना बढ़ गया है। कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो उत्सर्जन है वो पिछले 10 से 15 सालों में 40 गुना बढ़ गया है। औद्योगिकीकरण के बाद से कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में 100 गुना वृद्धि हो गई है। कि जब औद्योगिकीकरण हुआ था उसके बाद से लेकर कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में 100 गुना वृद्धि हो गई है। कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा स्रोत है पेट्रोलियम ईंधन व परंपरागत चूल्हे। पेट्रोलियम ईंधन व परंपरागत चूल्हे ये कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमुख स्रोत है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मीथेन का स्रोत। कि जो मीथेन गैस है उसके स्रोत कौन कौन से हैं? तो देखो, पशुपालन, कोयले की खान, बिजली के घर, धान के खेत और दलदल क्षेत्र, ये कुछ एरियाज हैं जहाँ से मीथेन गैस निकलती है। जैसे पशुपालन करता है तो पशुपालन में मीथेन कहाँ से निकलती है? जैसे पशु गोबर करता है ना, पशु जो गोबर करता है उस गोबर में मीथेन गैस निकलती है। कोयलों की खान है कुछ, जैसे झरिया कोयले की खान है, वहाँ से मीथेन गैस निकलती है जो कि झारखंड में है। बिजली के घर, जो बिजली उत्पादन के घर है वहाँ से मीथेन गैस निकलती है। धान के खेतों से, चावल के जो खेत होते हैं वहाँ से मीथेन गैस निकलती है और दलदल क्षेत्रों से मीथेन गैस निकलती है। उसके बाद आता है, वर्तमान समय में भारत में CFC के स्थान पर हाइड्रो CFC HCFC का प्रयोग किया जाता है। कि प्रेजेंट टाइम में भारत में CFC के स्थान पर HCFC हाइड्रो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग किया जा रहा है। और जो HCFC है वो एक ग्रीन हाउस गैस है। कैसी है? एक ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, 461वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? दोबारा से पढ़ लो कि निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है। पहला है जल प्रबंधन, दूसरा है वन रोपण, तीसरा है औद्योगिक प्रबंधन और चौथा है वन सुरक्षा, वन्यजीव सुरक्षा। कि निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन के साथ संबंध नहीं है? किसके साथ? पारिस्थितिकी संतुलन के साथ। तो जल प्रबंधन का, औद्योगिक प्रबंधन का, वन रोपण का और वन्यजीव सुरक्षा का। सबसे आसान क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कि जो औद्योगिकी प्रबंधन है उसका पारिस्थितिकी संतुलन के साथ कोई भी संबंध नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? 462वां क्वेश्चन कौन सा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? ऑप्शन ए है आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड चादर, बी है अमेजन वर्षावन, सी है टैगा और डी है भारतीय मानसून। तो इसका जो सही आंसर है
वो है ऑप्शन ए, कि जो आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड चादर है वो सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो कि वैश्विक तापन के द्वारा सबसे पहले प्रभावित होता है। ठीक है, देखो ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होती है, सबसे ज़्यादा बर्फ़ पिघलती है। जब वैश्विक तापन बढ़ता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, तो उससे जो बर्फ़ है वो सबसे जल्दी पिघलती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 463वां क्वेश्चन है कि जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है। ऑप्शन ए है जीवमंडल रिजर्व, बी है वनस्पति उद्यान, सी है राष्ट्रीय उद्यान और डी है वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, इसका सही आंसर बताने की कोशिश करें कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखो जो 463वां क्वेश्चन है उसका जो करेक्ट आंसर है वो है जीवमंडल रिजर्व। जो जीवमंडल रिजर्व है वो क्वेश्चन नंबर 463 का सही आंसर है। देखो हम आगे पढ़ लेते हैं जीवमंडल रिजर्व क्या होता है। जीवमंडल रिजर्व के उद्देश्य, सबसे पहले हम इसके उद्देश्यों की बात करते हैं, जैसे पौधे हैं, जीव जंतु है और सूक्ष्म जीव की विविधता एवं संपूर्णता को बनाए रखना। कि जो जीवमंडल रिजर्व है उसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है पौधों, जीव जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विविधता तथा संपूर्णता को बनाए रखना। उसके बाद हम बात करते हैं पारिस्थितिकी विज्ञान में शोधों का प्रोत्साहन देना। पारिस्थितिकी विज्ञान में शोधों को प्रोत्साहन देना, शिक्षा एवं जन जागरूकता प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान करना। किसकी? शिक्षा एवं जागरूकता प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान करना। भारत सरकार ने अब तक 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए हैं। भारत सरकार ने अब तक टोटल 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए हैं। ठीक है, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 464वां है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है। जो 464वां क्वेश्चन है यहाँ पर हमें बताना है कि इनमें से कौन सी गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। पहला है ऑप्शन ए नाइट्रोजन, बी है मीथेन, सी है कार्बन डाइऑक्साइड और डी है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हमें बताना है कि यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार गैस कौन सी है। ये क्वेश्चन एक तरीके से बोल सकता हूँ मैं, इसी पेपर में दूसरी बार रिपीट हो रहा है, आंसर बिल्कुल सेम है। तो देखो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सतत विकास के लिए आवश्यक है जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्दयता को घटाना और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ बताओ सही आंसर क्या होगा, बताओ। देखो मैं बता देता हूँ, SDG और MDG का पूर्ण विवरण के साथ वीडियो देखने के लिए एक मेरा वीडियो है, यूट्यूब वीडियो, जिसका लिंक मैंने यहाँ पर दिया हुआ है https://youtube.be/Z1M31VSGXPS। ये एक वीडियो का लिंक है जो मैं खुद बना रखा हूँ अपना वीडियो, और इस वीडियो को आप ज़रूर देखें क्योंकि इस वीडियो में मैं SDG और MDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और MDG इन दोनों के बारे में अच्छी तरीके से डिटेल से बता रखा हूँ। तो आप इन दोनों को ज़रूर देखें क्योंकि इन दोनों से क्वेश्चन बहुत सारी बार पुटअप हो चुके हैं और हर बार क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 466वां क्वेश्चन। 466वां क्वेश्चन है कि ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, कहाँ पर? बताओ इसका सही आंसर बताओ कि ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है वो कहाँ पर है। तो देखो यूनेस्को जो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है वो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है, हिमाचल प्रदेश। देखो जो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है, जिसको शॉर्ट फॉर्म भी पूछ लेता है कई बार, क्योंकि वो शॉर्ट फॉर्म वैसे नहीं पूछता कि ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क को क्या कहते हैं,
या GHNP का फुल फॉर्म क्या है, ऐसा कुछ नहीं पूछते। लेकिन वो क्या करते हैं कि GHNP कहाँ पर है, GHNP कहाँ पर स्थित है। तो ये ध्यान रखना, G का मतलब होता है ग्रेट, H का मतलब हिमालय, N का मतलब नेशनल, P का मतलब पार्क, जो कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। इस पार्क की जो स्थापना थी वो 1984 में हुई थी और इसे नेशनल पार्क 1999 में घोषित किया गया था। ठीक है, कि जो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश में, इस पार्क की स्थापना 1984 में हुई थी और इसे नेशनल पार्क 1999 में घोषित किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? किसका? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? एम्स्टर्डम में, कैनबरा में, ओटावा में और नागासाकी में। आपको बताना है कि जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल है इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो देखो, जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल है इसका मुख्यालय एम्स्टर्डम में। कहाँ पर है? एम्स्टर्डम में। ठीक है, और यदि आपको इसी तरीके के और भी इंटरनेशनल मुख्यालयों के बारे में जानना है, नेशनल मुख्यालयों के बारे में जानना है, कि जो कुछ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उन सभी के बारे में आपको जानना है कि उनकी स्थापना कहाँ कब हुई थी, उनका मुख्यालय कहाँ हुआ था, तो उसके लिए एक मेरा वीडियो है जिसका जो लिंक है मैंने नीचे दिया हुआ है, https://youtube.be/8O0JSTKI। ठीक है, यहाँ पर ये दो ओ का मतलब ऑर्डर है और 0 का मतलब 0 1 2 3 4 है। इस वजह से लिख रखा हूँ जैसे कि हम इसको भूल ना जाए, क्योंकि 0 और ओ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता लिखने में। ठीक है, तो इनको आप ध्यान रखना। ये जो दो वीडियो के लिंक मैंने बताए हैं इन दोनों को आप जरूर देखना, बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बताओ। 1 दिसंबर, 5 जून, 14 नवंबर, 15 अगस्त। सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये, बहुत सी बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। तो ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, और यदि आपको इसी तरीके के जो इम्पोर्टेंट डेज हैं, महत्वपूर्ण दिवस हैं, उनको अच्छी तरीके से याद करना है, सभी महत्वपूर्ण दिवसों को, स्पेशली केवल इन्वायरमेंट से संबंधित। मैं वैसे दिवस नहीं बता रहा हूँ, इन्वायरमेंट से रिलेटेड महत्वपूर्ण जो डेज हैं, महत्वपूर्ण जो दिवस हैं, उनको आपको सभी दिवसों को याद करना है बिल्कुल ट्रिक के साथ। तो मेरा एक यूट्यूब वीडियो है जिसका लिंक मैंने दिया हुआ है, https://youtube.be/8O0JSTKI। ये उस वीडियो का लिंक है जिसको आप ज़रूर देखें, जिसमें मैंने सभी इम्पोर्टेंट डेज का डिस्कस किया है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, हर बार क्वेश्चन बनता है। आप किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हो, CTET की, टेट की, नेट की, सेट की, हर एग्ज़ाम में यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आता है। ठीक है, तो आप सोच सकते हो ये वीडियो है जो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इसको आप प्लीज़ ज़रूर देखना। उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीव संगठक नहीं है? वायु, वनस्पति, जीवाणु और जानवर। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप यदि गलत कर रहे हो ना, वास्तव में आपको तैयारी करने का कोई मतलब नहीं, आपको अब भी तैयारी छोड़ देनी चाहिए यदि आप इस क्वेश्चन को गलत कर रहे हो। ठीक है, तो देखो भाई लोगों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ना वो है ऑप्शन ए, वायु। कि जो वायु है वो पारिस्थितिकी तंत्र का एक जीव संगठक नहीं है। देखो, जो जीव संगठक होता है उसको क्या बोलते हैं हम? बायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स। देखो, जो जीव संगठक होता है उसको हम बायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं। देखो, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ऐसी जीवित वस्तुएं जो एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती हैं। क्या है? ऐसी जीवित वस्तुएं जो एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती हैं जीवित संगठकों में शामिल होती हैं। जीव संगठक का मतलब क्या होता है? बायोटिक कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है?
कि ऐसी जीवित वस्तुएं जो एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती हैं जीवित संगठकों में शामिल होती हैं। तो हम आपको बताते हैं आगे बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्पादक। उत्पादक कौन होते हैं? देखो एक बार मैं दोबारा उसे बता देता हूँ। जीव संगठक जिनको हम क्या बोलते हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं, कि ऐसी जीवित वस्तुएं जो एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? जीवीय संगठक बोलते हैं। अब जीवित संगठकों में कौन कौन शामिल होता है? जैसे उत्पादक के रूप में पौधा होता है, उपभोक्ता के रूप में जानवर और मनुष्य होता है, और अपघटक के रूप में कौन होता है? कवक और जीवाणु होता है। दोबारा से देखना, उत्पादक के रूप में कौन होता है? उत्पादक के रूप में होता है हमारा उत्पादक के रूप में होता है पौधा, उपभोक्ता के रूप में होता है जानवर और मनुष्य, और अपघटक के रूप में होता है जीवाणु और कवक। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। 470वां क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। तो यदि 470वें क्वेश्चन की बात की जाए कि अपक्ष का विचार संबंधित है, किसका? अपक्ष का विचार संबंधित है। ऑप्शन ए पृथक हुए पदार्थों का संग्रह, ऑप्शन बी मौसम में दैनिक परावर्तन, ऑप्शन सी एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो अपक्ष का विचार संबंधित है, आपको बताना है कि कौन से कथन से संबंधित है अपक्ष का विचार। ठीक है। तो 470वें क्वेश्चन की बात की जाए तो 470वां क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, कि एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है। एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है उसको हम क्या बोलते हैं? अपक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपक्ष बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 471। देखो 471वां क्वेश्चन क्या है? जैव उपचार बायो रिमेडिएशन से तात्पर्य है। जैव उपचारण का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जैव उपचारण को इंग्लिश में बोलते हैं बायो रिमेडिएशन से तात्पर्य है। ऑप्शन ए जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन, ऑप्शन बी रोगाणुओं व पीड़कों पर जैविक नियंत्रण, ऑप्शन सी शरीर में अंगों का प्रत्यारोपण, ऑप्शन डी सूक्ष्म जीवों की सहायता से रोगों का निदान करना। तो आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर बताना है कि 471वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो देखो भाइयों, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है कि जैव उपचारण क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में बायो रिमेडिएशन बोलते हैं, कि जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन करना। ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में कि जो बायो रिमेडिएशन होता है वो होता क्या है। बायो रिमेडिएशन क्या होता है? देखो सूक्ष्म जीवों के प्रयोग द्वारा पर्यावरण से विषैले प्रदूषक पदार्थों के निष्कासन की प्रक्रिया जैव उपचारण कहलाती है। दोबारा से पढ़ लो, सूक्ष्म जीवों के प्रयोग द्वारा पर्यावरण से विषैले प्रदूषक पदार्थों के निष्कासन की प्रक्रिया को जैव उपचारण कहते हैं। जैव उपचारण के द्वारा किसी विशेष स्थान पर पर्यावरणीय प्रदूषकों के हानिकारक प्रभावों को समाप्त किया जाता है। क्या है कि जैव उपचारण के द्वारा किसी विशेष स्थान पर पर्यावरणीय प्रदूषकों के हानिकारक प्रभावों को समाप्त किया जाता है। यह जैव रासायनिक चक्र के माध्यम से कार्य करता है। किसके माध्यम से? जैव रासायनिक चक्र के माध्यम से कार्य करता है। जैवोपचार का प्रयोग सतही जल, भूमिगत जल व मृदा को साफ करने में किया जाता है। कि जो जैवोपचार होता है उस प्रक्रिया का प्रयोग किसमें किया जाता है? सतही जल, भूमिगत जल व मृदा को साफ करने में किया जाता है। यह पारिस्थितिकी तंत्र की पुनः स्थापना में सहायक सिद्ध होता है। जो जैव उपचारण होता है यह पारिस्थितिकी तंत्र की पुनः स्थापना में सहायक सिद्ध होता है। जैवोपचार दो तरीकों से किया जाता है। जो जैवोपचार है वो दो तरीकों से किया जाता है। ठीक है। पहला होता है स्वस्थानीय जैवोपचार, दूसरा होता है बाह्य स्थानीय जैवोपचार। स्वस्थानीय जैवोपचार का मतलब होता है यदि जैवोपचार प्रदूषण प्रभावित क्षेत्र में किया जाता है।
यदि जो जैवोपचार है वो प्रदूषण प्रभावित क्षेत्र में किया जा रहा है तो उसे हम स्वस्थानीय जैवोपचार बोलेंगे। और यदि प्रदूषित पदार्थ को किसी अन्य जगह पर ले जाकर इस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है तो इसे बाह्य स्थानीय जैवोपचार कहते हैं। मैं समझा देता हूँ, एक एग्जाम्पल देखिए। स्वस्थानीय जैवोपचार का मतलब है कि जिस एरिया में प्रदूषण वहीं पर क्या करना, इस प्रक्रिया को फॉलो करना या जैवोपचार प्रक्रिया को फॉलो करना। ये तो क्या है, स्वस्थानीय जैवोपचार है। बाह्य स्थानीय जैवोपचार क्या होता है कि जो प्रदूषित पदार्थ है उसको उठा के लेके जाओ और किसी अन्य स्थान के ऊपर जैवोपचार की प्रक्रिया की जाए तो उसे क्या बोलते हैं हम, बाह्य स्थानों जैवोपचार बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बाह्य स्थानों जैवोपचार बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। देखो मैंने अभी बताया था आपको कि यदि पीडीएफ लेनी है इन सभी क्वेश्चनों की, व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना है। मेरा एक खुद का व्हाट्सएप ग्रुप है, स्पेशली नेट जेआरएफ के लिए वो और सेट के लिए। यदि आप इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे नेट की, चाहे नेट जेआरएफ की या फिर सेट की, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर जुड़ें। मेरा जो ये व्हाट्सएप ग्रुप है इसका टारगेट है कि आपका 100% 75% प्लस से स्कोर अधिक हो। कितना, 75% प्लस से आपका अधिक स्कोर हो। दूसरी बात मैं बता दूं आपको यदि ये पीडीएफ लेनी है इन सभी क्वेश्चन की, अब तक टोटल क्वेश्चन हो चुके 471 क्वेश्चनों की पीडीएफ लेनी है तो भी आप मेरे इन्हीं कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे से। आपको मैं सारी पीडीएफ दे दूँगा। ठीक है, बिल्कुल सही ढंग से समझ में आ रहा है और आपको ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे होंगे। मैं जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी मैं बिल्कुल इसी तरीके के क्वेश्चन अपलोड करता हूँ और यहाँ पर भी मैं इसी तरीके के क्वेश्चन अपलोड करता हूँ। तो देखो, आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से बहुत अच्छा स्कोर करना है तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि आप नए हो इस चैनल के ऊपर तो भी आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। और अभी हम हाल ही में जस्ट नेक्स्ट जो चैप्टर है पर्यावरण का, चैप्टर 11 वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर भी सी टेट, यूपी टेट, रीट, सेट, नेट, टेट और एमपी टेट, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यदि आप बिल्कुल कंटिन्यू रहना चाहते हो, मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 472। कौन सा क्वेश्चन नंबर 472? करें स्टार्ट आप कहो तो। चलो तो मैं कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 471 स्टार्ट। देखो 472वां क्वेश्चन है, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे के बनने के समय निम्न में से कौन सा एक उत्पन्न होता है? किसके? प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे के बनने के समय निम्न में से कौन सा एक उत्पन्न होता है? बताओ कौन सा उत्पन्न होता है? बहुत प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इसका सही आंसर देना है। तो वो बनता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या बनता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है कि प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे के बनने के समय नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है। ठीक है, थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन समझा देता हूँ मैं आपको। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा, जिसको इंग्लिश में स्मॉग बोला जाता है, स्मॉग शब्द स्मॉग प्लस फॉग के मिलने से बना हुआ है। कि जो प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा है जिसको इंग्लिश में स्मॉग बोलते हैं, और ये स्मॉग शब्द है वो स्मॉग और फॉग दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 473वां क्वेश्चन। आपको यहाँ पर सम्मिलित करना है कि कौन सा सही है। आपको क्या सम्मिलित करना है कि कौन सा सही है? ऑप्शन ए है सिमलीपाल आसाम, बी है नोकरिक ओडिशा, सी है दिहांग दिबांग सिक्किम, डी है अगस्ता मलाई केरल। तो देखो इसमें आप बताओ कि इसमें सही सम्मिलित कौन सा है, फिर मैं तो बताऊंगा आपको। तो भाई लोगों यहाँ पर देखो मैं बता देता हूँ। सिमलीपाल उड़ीसा में है, नोकरिक मेघालय में है, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है, अगस्ता मलाई केरल और तमिलनाडु में। लेकिन जो अगस्ता मलाई है इसका अधिकांश क्षेत्र कहाँ पर है? केरल में है। इस वजह से इसको केरल ऑप्शन दे दिया जाता है।
अगस्ता मलाई का कुछ कुछ पार्ट है जो तमिलनाडु में भी विस्तृत है। ठीक है, आपको भारत के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, वो कहाँ पर स्थित हैं, उनकी स्थापना कब हुई थी, यूनेस्को की MAB सूची में कौन कौन से शामिल हैं, सबसे ज़्यादा क्षेत्रीय विस्तार कौन से का है, सबसे कम क्षेत्रीय विस्तार कौन से का है, इस तरीके के सभी डाटाज देखने हैं, सभी के सभी नेशनल पार्कों के बारे में जानना है, तो आप मेरा एक वीडियो है प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के लिए, उस वीडियो का जो लिंक है मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, https://youtube.be/CDJGR, ये है उस वीडियो का लिंक। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, और हाँ, मैं कुछ वीडियो अपना जो YouTube, जैसे आप वीडियो देख रहे हो अभी फ़ोन में देख रहे हो चाहे लैपटॉप में देख रहे हो, तो उसके एक कॉर्नर में एक गोला सा बना हुआ है। क्या बना हुआ है? इस तरीके का एक गोला सा बना हुआ होगा और उस गोले में आई लिखा होगा। तो उस आई के ऊपर आप क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो मेरे 5-7 वीडियोज़ की लिस्ट खुल जाएगी। तो आप उन सभी वीडियोज़ को ज़रूर देखें, क्योंकि वो सारे वीडियोज़ इन वीडियोज़ से रिलेटेड है। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं हम। कोयला, पेट्रोलियम, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है जल प्रदूषण का, वायु प्रदूषण का, भू प्रदूषण का और ध्वनि प्रदूषण का। बताओ, कोयला, पेट्रोल, डीजल, आदि का दहन मूल स्रोत है किसका? वायु प्रदूषण का। किसका? वायु प्रदूषण का। ठीक है, निम्न में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? ऑप्शन ए सागरीय प्रदूषण, बी सागरों की लवणता में वृद्धि, सी सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि, डी रोगों व महामारियों का फैलाव। बताओ इसका सही आंसर क्या है? 475वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सागरीय जल के तापमान में वृद्धि। ठीक है, देखो प्रवाल विरंजन क्या होता है? प्रवाल विरंजन समुद्री तापमान और अम्लता में वृद्धि, वैश्विक उष्मन सहित पर्यावरण दबाव के कारण होता है। जो प्रवाल विरंजन होता है वो प्रवाल विरंजन किसके कारण होता है? समुद्री तापमान में वृद्धि, अम्लता में वृद्धि और वैश्विक उष्मन में वृद्धि। वैश्विक उष्मन में वृद्धि का मतलब होता है ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि। ये प्रवाल विरंजन की जो प्रक्रिया है, समुद्री तापमान में वृद्धि, अम्लता में वृद्धि और ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि, वैश्विक उष्मन में वृद्धि, इन 3 कारणों की वजह से प्रवाल विरंजन होता है। प्रवाल विरंजन क्या होता है ये मैं समझा देता हूँ आपको। प्रवाल अपने ऊतकों में रहने वाले सहजीवी शैवाल को त्याग देते हैं, जिसके कारण प्रवाल पूरी तरह से विरंजित हो जाते हैं या मर जाते हैं। इसे ही प्रवाल विरंजन कहते हैं। क्या होता है कि प्रवाल अपने ऊतकों में रहने वाले सहजीवी शैवाल को त्याग देते हैं, जिससे प्रवाल पूरी तरह विरंजित हो जाते हैं, मर जाते हैं, और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रवाल विरंजन कहा जाता है। शैवाल प्रवाल को भोजन प्रदान करते हैं। यहाँ पर प्रवाल लिखा हुआ है, प्रवाल नहीं है, यहाँ पर क्या है? प्रवाल है कि जो शैवाल है वो प्रवाल को भोजन प्रदान करता है। प्रवाल विरंजन पर प्रवाल सफ़ेद पड़ जाता है। ठीक है, 2 बातें, शैवाल होते हैं जो प्रवाल को भोजन प्रदान करते हैं, प्रवाल विरंजन पर जो प्रवाल है वो सफ़ेद पड़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसमें प्रवाल भित्तियां हैं? ए अंडमान निकोबार, बी कच्छ की खाड़ी, सी मन्नार की खाड़ी, डी सुंदरवन। और आपको यहाँ से सुमेलित करना है कि किसमें प्रवाल भित्तियां हैं। बताओ,
इनमें से कौन कौन से हैं जहाँ पर प्रवाल भित्तियाँ हैं? 476 क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर देने की कोशिश करें। तो देखो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन ए, कि जो अंडमान निकोबार है, कच्छ की खाड़ी है और मन्नार की खाड़ी है, इन तीनों में प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं, जबकि जो सुंदरबन है उसमें मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ठीक है, मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। इसका मैंने डिस्क्रिप्शन तैयार किया है अपने खुद के हाथों से। अंडमान निकोबार, मन्नार की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी, इन तीनों में फ्रिंगिंग प्रकार की प्रवाल भित्ति पाई जाती है। इसके अलावा लक्षद्वीप में एटोल प्रकार की प्रवाल भित्ति पाई जाती है। देखो जो प्रवाल भित्ति है, सॉरी इसको एक बार थोड़ा सा पीछे आ जाओ, इसमें थोड़ा सा मैंने क्या किया, जल्दबाजी कर दी, दोबारा से पढ़ के बता देता हूँ। भारतीय सामुद्रिक विज्ञान संस्था के अनुसार भारत में प्रवाल भित्ति वाले 4 प्रमुख क्षेत्र हैं। भारतीय सामुद्रिक विज्ञान संस्था के अनुसार भारत में प्रवाल भित्ति वाले 4 प्रमुख क्षेत्र हैं। पहला है अंडमान निकोबार, दूसरा है कच्छ की खाड़ी, तीसरा है मन्नार की खाड़ी और चौथा है लक्षद्वीप। ये 4 ऐसे क्षेत्र हैं भारत के जहाँ पर प्रचुर मात्रा में प्रवाल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? प्रचुर मात्रा में प्रवाल पाए जाते हैं। अब हम आगे बात करें, देखो अंडमान निकोबार, मन्नार की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी, ये 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर फ्रिंगिंग प्रकार की प्रवाल पाई जाती हैं, और वहीं लक्षद्वीप एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर एटोल प्रकार की प्रवाल पाई जाती है। देखो जो प्रवाल भित्ति है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ये ज्योग्राफी का टॉपिक है प्रवाल भित्ति। तो जो प्रवाल है उनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, तटीय प्रवाल, अवरोधक प्रवाल और एटोल। ठीक है, और जो सुंदरबन है वहाँ पर क्या पाया जाता है? मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। अब हम आगे चलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में डीडीटी का समावेश होने के बाद निम्नलिखित में से किस एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित होगा? कि पारिस्थितिकी तंत्र में डीडीटी का समावेश होने के बाद निम्नलिखित में से किस एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित होगा? बताओ। प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बक। बकरी में, किसमें? बकरी में। देखो डीडीटी एक ऐसा रसायन है जिसे जैविक रूप से नष्ट नहीं किया जा सकता। पहली बात, डीडीटी एक ऐसा रसायन है जिसे जैविक रूप से नष्ट नहीं किया जा सकता। जैविक आवर्धन क्या होता है? जब कुछ प्रदूषक आहार श्रृंखला के साथ सांद्रता में बढ़ते जाते हैं और ऊतकों में जमा हो जाते हैं। इस घटना को बायोमैग्निफिकेशन या जैव आवर्धन कहा जाता है। क्या होता है जैव आवर्धन? क्या होता है? इसको इंग्लिश में बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं। कि जब कुछ प्रदूषक आहार श्रृंखला के साथ सांद्रता में बढ़ते जाते हैं और ऊतकों में जमा हो जाते हैं, इस घटना को ही बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। और जो डीडीटी है वो एक कीटनाशक है। क्या है? डीडीटी एक कीटनाशक है। उसके बाद बात की जाए, निम्न में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? कि यहाँ पर कौन सा है जो अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? पहला है भारी ट्रक वाहन, दूसरा है जेट उड़ान। जेट उड़ान नहीं, यहाँ पर जेट उड़ान है, जेट नहीं, जेट उड़ान। ऑप्शन सी है हवाई जहाज, ऑप्शन डी है जहाज। बताओ यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? तो देखो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जेट उड़ान। कि जो जेट विमान होते हैं वो बहुत ही तेज़ आवाज़ करते हैं। आप यूट्यूब पर एक वीडियो देखो जेट जो विमान होते हैं उनके उड़ान का, तो वो बहुत ही तेज़ तरीके से आवाज़ करते हैं। या फिर किसी का मकान एयरपोर्ट के आसपास हो तो उनको तो खुद को पता है कि जब जेट विमान उतरता है तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से आवाज़ करता है। मेरा खुद का जो मकान है वो जयपुर एयरपोर्ट के पास में है, तो कई बार जब जेट विमान आता है ना ऊपर से, तो रियल कंडीशन बता रहा हूँ, जो बर्तन है वो नीचे गिरने लग जाता है, मकान में कंपन होने लग जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ध्वनि क्या होती है? किसी वस्तु से उत्पन्न सामान्य आवाज़। किसी वस्तु से उत्पन्न सामान्य आवाज़ को ही ध्वनि कहा जाता है।
ठीक है। जब ध्वनि की तीव्रता अधिक हो जाती है तो उसे शोर कहते हैं, कि जब ध्वनि की तीव्रता अधिक हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं, हम शोर कहते हैं। ध्वनि की इकाई डेसिबल है, क्या है, डीबी है, डेसिबल है। डेसिबल एक लघुगणिक इकाई है। लघुगणिक इकाई को क्या बोलते हैं हम, लॉगरिथम। क्या है, लॉगरिथम प्रकार का है, मतलब एक अंक बढ़ने पर जो उसकी तीव्रता है वो 10 गुना बढ़ जाती है। लॉगरिथम का मतलब क्या होता है कि पैमाना जो आपका स्केल है उसमें एक इकाई अंक बढ़ने पर जो उसकी मात्रा है या फिर उसकी जो कुल क्वांटिटी है वो 10 गुना बढ़ जाती है। एक एग्जांपल देता हूँ, ध्वनि 4 से 5 हो गई, जो आपका डेसिबल स्केल है, जो आपका ध्वनि मापने का जो स्केल है उसमें जो ध्वनि थी वो 4 से 5 हो गई, तो यहाँ पर कितने का अंतर हुआ, 1 का अंतर हुआ। लेकिन ओवरऑल अंतर कितने का हो गए, जो ध्वनि की मात्रा थी उसमें अंतर कितना हुआ, 10 का हुआ। नहीं समझे, 4 से 5 पर जाने पर आपका जो स्केल है उसमें आप 4 डेसिबल से 5 डेसिबल पर जाते हो तो 1 की वृद्धि हो रही है, लेकिन जो ध्वनि की मात्रा है उसमें 10 की वृद्धि हो रही है। क्या 10 गुना बढ़ रही है, क्या हो रहा है, वो 10 गुना बढ़ रही है। दूसरा एग्जाम्पल, यदि आप 4 से 6 पर जाते हो, आपका जो ध्वनि मापने का स्केल है उसमें आप 4 डेसिबल से 6 डेसिबल पर जाते हो, तो यहाँ पर कितने अंक की वृद्धि हुई है, केवल 2 अंक, लेकिन जो ध्वनि की मात्रा है उसमें 100 गुना वृद्धि हो गई, 10 गुना 10। इसी तरीके से आप तीसरे अंक पर जाओगे कि 4 से 7 डेसिबल पर जाते हो, 4 डेसिबल से 7 डेसिबल पर, तो पैमाने में 3 अंकों की वृद्धि हुई है, और जो ध्वनि की मात्रा थी उसमें 1000 की वृद्धि हो गई, 10 गुना 10 गुना 10। इसी तरीके से चलेगा, ठीक है। डेसिबल शब्द का खोजकर्ता या प्रयोगकर्ता कौन थे, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल थे। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल नामक महोदय ने डेसिबल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, डेसिबल शब्द की खोज की थी, ठीक है। उसके बाद एक सोनिक बूम शब्द होता है। क्या होता है सोनिक बूम, कि किसी भी विमान से पैदा होती है, किसी भी विमान से पैदा होती है जो ध्वनि की स्पीड से तेज चलता है। जो सोनिक बूम होता है वो किसी भी विमान से पैदा होती है जो ध्वनि की स्पीड से तेज चलता है। सोनिक बूम को मैक इकाई में व्यक्त किया जाता है। जो सोनिक बूम होता है उसको मैक इकाई में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। आगे चले, आगे चलते हैं। पर्यावरण शब्द से लिया गया, देखो पर्यावरण शब्द किससे लिया गया, पर्यावरण शब्द है वो फ्रेंच भाषा का एक शब्द है। क्या है, पर्यावरण शब्द है जो फ्रेंच भाषा के शब्द से लिया गया है। मैं दिखा देता हूँ। इन्वायरमेंट शब्द फ्रेंच भाषा के इन्वायर से लिया गया। किससे लिया गया, इन्वायर से। और इन्वायर का मतलब होता है घिरा हुआ, यहाँ पर घिरा लिख दिया मैं, घिरा नहीं है, घी है, घिरा हुआ। जैसे घिरा हुआ नहीं है, वातावरण घिरा हुआ है तो वो घी है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो गई है लिखने में, तो यहाँ पर आप घिरा हुआ लिखना, घिरा हुआ नहीं, घिरा हुआ, ठीक है। जो पर्यावरण शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक तो परि प्लस आवरण। परि का मतलब होता है चारों ओर, और आवरण का मतलब होता है घेरा। आवरण का मतलब होता है घेरा और परि का मतलब होता है चारों ओर, मतलब चारों ओर से घिरा हुआ होना, ठीक है। तो हमारा पर्यावरण क्या है, चारों तरफ से घिरा हुआ है। पर्यावरण चारों तरफ से घिरा हुआ है, उसमें बहुत सारी गैसेज हैं, तो वो बहुत सारी गैसों से घिरा हुआ है, ठीक है। पर्यावरण 2 प्रकार का होता है। एक भौतिक पर्यावरण होता है जिसको हम फिजिकल इन्वायरमेंट बोलते हैं, जिसमें भूमि आती है, जल आता है, वायु आता है, आकाश आता है, पर्वत आता है, पठार आता है, नदी आती हैं, वन आते हैं, समुद्र आते हैं, सूर्य आता है और प्रकाश आता है, ठीक है। दूसरा होता है सांस्कृतिक वातावरण, जिसको हम कल्चर इन्वायरमेंट बोलते हैं। इसमें परिवार आता है, समाज आता है, राष्ट्रभाषा आती है, कला आती है, संस्कृति आती है, साहित्य शिल्पी आती है, राजनीति आती है, अर्थव्यवस्था आती है, ठीक है। समझ गए कि जो पर्यावरण है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक भौतिक पर्यावरण, दूसरा सांस्कृतिक पर्यावरण। और इनके जो एग्जाम्पल थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, इनको अच्छे तरीके से ध्यान में रख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 480वां क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है।
स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है। किसका? लैंटिक आवास। बहुत प्यारा सा शब्द है ये, लैंटिक आवास का उदाहरण है। पहला है तालाब एवं दलदल, दूसरा है झरना एवं नदियाँ, तीसरा है तालाब एवं नदियाँ, चौथा है ऑल ऑफ दिस। 480वां क्वेश्चन का सही आंसर बताने की कोशिश करें। मैं तो बताऊंगा ही कि लैंटिक आवास का उदाहरण क्या होता है। तो जो लैंटिक आवास है, क्वेश्चन नंबर 480 का जो सही आंसर है वो है तालाब व दलदल। लैंटिक आवास में कौन कौन से आते हैं? तालाब व दलदल आते हैं। मैं समझा देता हूँ। देखो, एक लैंटिक आवास होता है, एक लोटिक आवास होता है। लैंटिक आवास में स्थिर जल के आवास आते हैं। जो लैंटिक आवास होता है उसमें स्थिर जल के आवास आते हैं, जैसे कौन कौन से? आर्द्र भूमि है, तालाब है, झील है और जलाशय। जो लैंटिक आवास होता है उसमें स्थिर जल के आवास आते हैं, जैसे आर्द्र भूमि है, तालाब है, झील है और जलाशय। जबकि जो लोटिक आवास है उसमें बहते जल के आवास आते हैं, जैसे नदी है और झरना है। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल मस्त तरीके से। हम आगे चलते हैं। चले आगे। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए रासायनिक चक्कर, ऑप्शन बी जैव भू रासायनिक चक्कर, ऑप्शन सी भूवैज्ञानिक चक्कर, ऑप्शन डी भू रासायनिक चक्कर। कि पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है? तो भाई लोगों, इनको कहा जाता है जैव भू रासायनिक चक्कर। क्या बोला जाता है? जैव भू रासायनिक चक्कर। मैं समझा देता हूँ। जैव भू रासायनिक चक्कर क्या होता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में अजैविक तत्वों के जैविक प्रावस्था में परिवर्तन तथा इन जैविक तत्वों के अजैविक रूप में पुनरागमन के प्रारूप को जैव भू रासायनिक चक्कर कहते हैं। समझ में आ गया? जैव भू रासायनिक चक्कर क्या होता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में अजैविक तत्वों के जैविक प्रावस्था में परिवर्तन तथा इन जैविक तत्वों के अजैविक रूप में पुनरागमन के प्रारूप को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। प्रकृति में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन इत्यादि तत्वों के जैव भू रासायनिक चक्कर पाए जाते हैं। बायो जियो साइकिल केमिकल साइकिल पाए जाते हैं। बायो जियो केमिकल साइकिल, जैव भू रासायनिक चक्कर। प्रकृति में नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बन इन तीनों के जैव भू रासायनिक चक्कर पाए जाते हैं। जियो में ऑक्सीजन की मात्रा 70% होती है, जियो में हाइड्रोजन की मात्रा 10.5% होती है और जियो में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 18% होती है। इन तीनों को याद रख लेना आप कि जियो में ऑक्सीजन की मात्रा 70%, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 18%, हाइड्रोजन की मात्रा 10.5%। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। जैव भू रासायनिक चक्र दो प्रकार का होता है। जो जैव भू रासायनिक चक्र है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है गैसीय चक्कर, जिसको हम गैसीय साइकिल बोलते हैं। दूसरा होता है ठोस पदार्थ या अवसाही चक्कर। कि जो जैव भू रासायनिक चक्र होता है बायो जियो केमिकल साइकिल, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक गैसीय चक्कर, दूसरा ठोस पदार्थ या अवसाही चक्कर। जो गैसीय चक्कर होता है उसमें आता है जलीय पदार्थ आते हैं, कार्बन आता है, ऑक्सीजन आता है और नाइट्रोजन आता है। ये चार आता है इसमें। कौन कौन? जलीय, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आता है। जबकि जो ठोस पदार्थ या अवसाही चक्र आता है उसमें फास्फोरस और गंधक, ये दो इंक्लूड रहते हैं। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया यहाँ तक आपका। तो इसी के साथ हमारा जो जैव भू रासायनिक चक्र है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 482वां क्वेश्चन है ये। कौन सा है? 482वां क्वेश्चन है ये। ध्यान रखना कि निम्नलिखित में से कौन एक यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का वृहत जैवमंडलीय रिजर्व है। कि निम्नलिखित में से कौन एक यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का वृहत्तम जैवमंडलीय रिजर्व है। ऑप्शन ए नीलगिरी, बी नंदा देवी, सी सुंदरबन, डी मन्नार की खाड़ी। तो यहाँ पर आपको सही आंसर बताने की कोशिश करना है कि यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। मैं तो बताने वाला हूँ। देखो, एक बार हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं सबसे पहले।
हमने थोड़ा मिनिमाइज किया। सबसे पहले हम बात करते हैं सर्वाधिक विस्तार वाले जैवमंडल रिजर्व कि क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक विस्तार वाले जैवमंडल रिजर्व की बात करते हैं। हम वहाँ पर बात करेंगे जैवमंडल रिजर्व का नाम, कौन से राज्य में है, उनका क्षेत्रफल कितना है वर्ग किलोमीटर में, और उनकी स्थापना कब हुई थी। सबसे पहले हम बात करते हैं कच्छ का रण। इसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है जो है 12,454 वर्ग किलोमीटर, जिसकी स्थापना 2008 में हुई थी जो कि गुजरात में। ठीक है, उसके बाद आता है मन्नार की खाड़ी। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो मन्नार की खाड़ी है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा जैवमंडल रिजर्व है, जिसका क्षेत्रफल 10,500 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी जो तमिलनाडु में है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सुंदरवन। सुंदरवन जो कि पश्चिमी बंगाल में है, यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा जैवमंडल रिजर्व है, जिसका क्षेत्रफल 9630 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना भी 1989 में हुई थी। उसके बाद है चौथा कोल्ड डेजर्ट, ठंडा मरुस्थल। ये हिमाचल प्रदेश में है। यह भारत का चौथा सबसे बड़ा जैवमंडल रिजर्व है, जिसका क्षेत्रफल 7770 वर्ग किलोमीटर है, जिसकी स्थापना 2009 में हुई थी। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं न्यूनतम विस्तार वाले जैवमंडल रिजर्व। क्षेत्रफल के आधार पर न्यूनतम विस्तार वाले जैवमंडल रिजर्व कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे कम क्षेत्रफल वाला जैवमंडल रिजर्व, जिसको हम डिब्रू सैखोवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिब्रू सैखोवा, जो कि आसाम में, कहाँ पर है? आसाम में है। इसका क्षेत्रफल 765 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। उसके बाद है दूसरा सबसे कम क्षेत्रफल वाला जैवमंडल रिजर्व नोकरेक, जो कि कहाँ पर है? मेघालय में है। इसका क्षेत्रफल 820 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 1988 में स्थापित हुआ था। उसके बाद तीसरा है बड़ा निकोबार जैवमंडल, जो कि अंडमान निकोबार में है। इसका क्षेत्रफल 885 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना भी 1989 में हुई थी। ठीक है, उसके बाद है चौथा कंचनजंगा, सिक्किम में है। इसका क्षेत्रफल 2620 वर्ग किलोमीटर है, जिसकी स्थापना 2000 में हुई। तो ये आपके पास टोटल 8 जैवमंडल रिजर्व हैं, जिनको आपको ध्यान रखना है। उनका क्षेत्रफल भी आरोही अवरोही क्रम में, ध्यान रखना है किसमें? आरोही अवरोही क्रम में। ऊपर की टेबल में मैंने बताया था सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जैवमंडल रिजर्व, नीचे वाली टेबल में मैंने बता दिया न्यूनतम विस्तार वाले जैवमंडल रिजर्व। डेट, क्षेत्रफल, राज्य और जैवमंडल रिजर्व, इन चारों को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अम्लीय वर्षा का। एसिड रेन का जो क्वेश्चन है दोबारा रिपीट हो चुका है, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल बदल चुका है। ऑप्शन ए, बादलों तक पहुंचकर ठंडी होने वाली अम्ल वाष्प के कारण। ऑप्शन बी, वर्षा के जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के कारण। ऑप्शन सी, बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप। ऑप्शन डी है, बिजली चमकने और बादल फटने के मध्य जल वाष्प और विद्युत आवेश के बीच प्रतिक्रिया के कारण। अम्लीय बरसात किस कारण होती है, यह आपको पता चलाना है। यहाँ पर बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ये। तो देखो, जो 483 वाला क्वेश्चन है उसका सही आंसर है ऑप्शन सी। मैंने पहले बता दिया था अम्लीय बरसात के लिए 2 उत्तरदायी हैं, नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर हमें सल्फर डाइऑक्साइड पढ़ने को मिल गया है, तो इसलिए इसका आंसर सी सही है। सॉल्यूशन पढ़ा देता हूँ। पृथ्वी के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और गंधक का तेजाब बनाते हैं। कि वायुमंडल में 2 गैस हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये दोनों जल के साथ क्रिया करती है, नाइट्रिक अम्ल और गंधक का तेजाब बनाती हैं। ठीक है, जर्मनी एवं पश्चिमी यूरोप के जंगलों के नष्ट होने का कारण है अम्लीय वर्षा। ध्यान से पढ़ना, जर्मनी और पश्चिमी यूरोप के जो जंगल हैं उनके नष्ट होने का सबसे बड़ा कारण है एसिड रेन, अम्लीय वर्षा। सर्वाधिक अम्लीय बरसात उत्तरी नॉर्वे में होती है। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा कहाँ हो रही है? उत्तरी नॉर्वे में होती है। स्कैंडिनेविया देश जैसे आइसलैंड है, स्वीडन है, नॉर्वे है और डेनमार्क, इनमें अम्लीय बरसात होती है। स्कैंडिनेवियाई देश कौन कौन से हैं? आइसलैंड है, स्वीडन है, नॉर्वे है और डेनमार्क है, जिनमें अम्लीय बरसात
होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 484वां क्वेश्चन कि जलवायु परिवर्तन मुख्यतः निम्नलिखित वजह से होता है। कि जलवायु परिवर्तन किस वजह से हो रहा है? ग्रीन हाउस गैस की वजह से, ओजोन परत का अवक्षय की वजह से, या प्रदूषण की वजह से। क्वेश्चन 484 में सही आंसर बताना है कि जलवायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। तो दोस्तों जलवायु प्रदूषण का मुख्य कारण ऑप्शन डी है। जलवायु प्रदूषण ग्रीन हाउस गैसों की वजह से भी हो रहा है, ओजोन परत के अवक्षय की वजह से भी हो रहा है, और प्रदूषण की वजह से भी हो रहा है। ठीक है, ये हमारे टोटल आज 25 क्वेश्चन हो गए इस वीडियो में, और इन 25 क्वेश्चनों से आपके कम से कम 130 से 140 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि मैंने हर एक क्वेश्चन में बहुत सही ढंग का वैलिड डिस्क्रिप्शन सेट किया है। और आपको बिल्कुल इसी तरीके से 484 क्वेश्चन की PDF लेनी है, मेरे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, तो मेरे से कांटेक्ट करें। मेरे खुद के नंबर 7891350470। ठीक है, ये है इसकी आंसर की जो आप देख सकते हो। तो थैंक्स देखने के लिए दोस्तों, और यदि चैनल के ऊपर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। देखने के लिए थैंक्स, बाय।